हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ एल्टन मियो। एल्टन मियो जो है एक प्रोफेसर थे जिनकी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है उन्होंने propound की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज इसने सोचने का तरीके को बदल दिया। अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे थे, हमारा पूरा डिस्कशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो था मॉनेटरी एस्पेक्ट के अराउंड। यानी ह्यूमन का जो मेन मोटिवेशन होता है वो मॉनेटरी एस्पेक्ट पे होता है। इट मीन्स दैट कि सारा का सारा खेल जो है पैसे का है। लेकिन इन्होंने जो है इस पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया और कहा नहीं, नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट और इंटरपर्सनल स्किल्स भी इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितनी मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। तो इंटरपर्सनल स्किल्स और ह्यूमन रिलेशन पे बेस इस अप्रोच को हम ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इसलिए ही कहते हैं। और आप देखेंगे कि इन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है प्रूव किया। और वही चीज़ जो है हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए और क्या क्या चीज़ें उन्होंने प्रूव की। तो शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको जो है लास्ट तक आप समझिए ताकि आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद हम समझते हैं कि इसके आपको नोट्स आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपने स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखा है कि किस तरीके से आपको आपके बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए प्रिपेयर करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सको, तो स्ट्रेटजी वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की बारे में पढ़ना। देखिए, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आती है ये क्रिटिसिज्म के तौर पे आती है। क्रिटिसिज्म किसका? इसके पहले की जो अप्रोचेस मैंने आपको पढ़ाई है, अगर आपने वो पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे से इसमें रिलेट होगा। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको रिलेट नहीं होगा। तो आप जाकर उसे चेकआउट कीजिए। आपको यहाँ पर जो है आई बटन पे जो है आपको जो है पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आई बटन, आप वहाँ जाकर उसे चेकआउट कीजिए। दूसरी बात, अभी तक के हमने जो है मैक्स वेबर की जो है ये ब्यूरोक्रेसी वाली थ्योरी पढ़ी थी। आई होप आपको रिमेंबर है। दूसरी चीज़ हमने जो पढ़ी थी वो था साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर। तो ये दोनों थ्योरीज को हमने डिस्कशन किया था। ये दोनों भी थ्योरीज जो है कहीं ना कहीं हायर की लॉस, रेगुलेशन, मॉनेटरी एस्पेक्ट पे फोकस कर रही थी। किसी ने ह्यूमन के बारे में बात नहीं की। सबने बात की कि ह्यूमन को जो है रॉबोट की तरह काम करवाना है। लेकिन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलता है अपार्ट फ्रॉम साइंटिफिक डिबेट, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। वो इस तरीके की अप्रोच देती है जिससे समझ में आता है कि अगर आपको ह्यूमन से ज़्यादा काम निकलवाना है तो ह्यूमनली वे में निकलवाना होगा। वो किस तरीके से निकलवाना होगा वो हम समझते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी का एक ही कॉन्सेप्ट है कि वर्कर से या एडमिनिस्ट्रेटर से काम कैसे निकलवाना है। कोई थ्योरी जो है ये बताएगी कि काम आपको निकलवाना है प्यार से, कोई थ्योरी बोलेगी स्ट्रिक्टली, कोई थ्योरी कहेगी रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू। अलग अलग थ्योरीज अलग अलग तरीके से इसी को जो है डिफाइन करने वाली है। तो आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होगी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि एल्टन मियो की क्या थ्योरी थी ऑफ ह्यूमन रिलेशन। तो शुरुआत करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया कि ये जो टाइम पीरियड में इवॉल्व होती है ये होता है 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड। अब 20th सेंचुरी में कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आप यूएस के केस में देखेंगे तो ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन हो रहा था। और ग्रेट डिप्रेशन के कारण आपको देखने को मिलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो है डिमांड बढ़ने लग गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन को अब क्योंकि स्टेट को भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसा टाइम था जहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा था कि इकोनॉमिक लॉस में क्यों जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो है ज़रूरत पड़ रही थी कि अब जो है उनके हाथों में चीज़ों को लेना पड़े। तो इस टाइम पर आपको देखने को मिलता है कि एक और साथ में मूवमेंट हो रहा था। आपको पता है मार्क्सिज्म का जो मूवमेंट है वो स्ट्रांग हो रहा था। और वर्किंग कंडीशंस में जो है डिमांड की जा रही थी कि आपको जो है लेबर लॉस में जो है इम्प्रूवमेंट लाना है। तो आपको देखने को मिलता है कि ऐसा पीरियड जिसमें स्ट्रेस हो रहा है बिटवीन मैनेजर्स एंड लेबरर्स। तो जो मैनेजर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं और लेबरर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है जीने दो, हमारी वर्किंग कंडीशंस अच्छी करो, हमें जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, पर्क्स प्रोवाइड करो। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि मैनेजर्स और लेबरर्स के बीच में जो है इशूज़ इमर्ज होकर आ रहे हैं। और इसलिए जो है ये जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आई, तो इससे जो है दोनों के बीच में जो इमोशंस है, दोनों के बीच में जो इंटरपर्सनल इमोशंस है उसको जो है डील करके आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाने का बात हुई।
अब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है क्या? तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बेसिकली एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। हॉलिस्टिक अप्रोच है, इसका मतलब ये है कि वो ये देखती है कि पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस तरीके से काम कर रहा है, वो जिस तरीके से काम कर रहा है, क्या उसमें आप देखेंगे कि सोसाइटी के बारे में जो चीज़ें हैं वो इंक्लूडेड है, क्या उसमें जो है सोशल एस्पेक्ट इंक्लूडेड है, क्या उसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इंक्लूडेड है। तो एक पूरा हॉलिस्टिक जो है व्यू आपको देखने को मिलता है। और इसका रीज़न ये भी था बिकॉज ये जो आप जो जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन म्यो, इनकी जो स्पेशलाइजेशन थी वही थी सोसाइटी साइकोलॉजी। अभी हम आगे चल के समझेंगे। और प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन म्यो को ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का फादर माना जाता है। इन्होंने अपने कलीग्स के साथ मिलके जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसे हम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट होने के बाद आपको देखने को मिलता है कुछ फाइंडिंग्स आई, कुछ कंक्लूजन आए, जिसके बेसिस पे उन्होंने जो है कुछ जो है कंक्लूजन निकाले और ये थ्योरी जो है उन्होंने फॉर्म की। तो प्रोफेसर एल्टन मियो के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। प्रोफेसर एल्टन मियो जो है ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए 1880 के अंदर। उन्होंने साइकोलॉजी और फिलोसफी पढ़ी थी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलाइड से। बाद में उन्होंने जो है एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया इन लॉजिक एथिक्स एंड साइकोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड इन 1911। और फिर बाद में उनको लेक्चरर से जो है प्रमोट करके प्रोफेसर बना दिया गया। उनका जो स्पेशल रिसर्च था वो कहाँ पर था? साइको एनालिटिक ट्रीटमेंट ऑफ शेल शॉक। और उन्होंने फिर बाद में जाकर अपने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के उनके कुछ कलीग्स थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो है एक प्लांट था, आपको शिकागो के अंदर एक प्लांट देखने को मिलता है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का प्लांट था, जिसे हम हॉथॉर्न प्लांट कहते हैं। तो वो प्लांट मतलब बेसिकली प्लांट क्या होता है आपको पता है ना? जहाँ पर फंक्शन होता है किसी भी चीज़ का, जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है कोई भी चीज़ की, जो है प्रॉपर इंडस्ट्री इंडस्ट्री में आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। तो वहाँ पर जो है हॉथॉर्न प्लांट के अंदर उन्होंने क्या किया, ये रिसर्च करके जो है ये एनालिसिस निकाला, बहुत सारे एनालिसिस निकाले, उसके बेसिस पर उन्होंने ये जो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी। और उन्होंने क्या चीज़ की स्टडी की वहाँ पर? इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की उन्होंने स्टडी की। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उनका ये पब्लिश करने से पहले उन्होंने थ्योरी बहुत सारी जो है एक्सपेरिमेंट्स किए। तो आपको वो एक्सपेरिमेंट्स को समझना होगा कहानी जैसा, तब आपको जो है चीज़ें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो समझते हैं। 1923 में सबसे पहला जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको कहा गया फर्स्ट इंक्वायरी। तो एल्टन मियो द्वारा क्या किया गया कि एक टेक्सटाइल मिल थी फिलाडेल्फिया के पास। आपको पता है फिलाडेल्फिया कहाँ है? वहाँ पर एक टेक्सटाइल मिल थी और वहाँ पर जो है उन्होंने जो है एक मतलब टेक्सटाइल मिल बहुत अच्छी थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर था। जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में बताया गया था कि आपको हर चीज़ ऑर्गेनाइज रखनी है, सबको पता होना चाहिए कि किस तरीके की चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। तो बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट पे वो जो है फर्म वर्क कर रहा था। लेकिन हमको देखने को मिलता है कि उसके बावजूद हमको देखने को मिलता है कि जनरल लेबर टर्नओवर मतलब एब्सेंटिज्म, मतलब लोग एब्सेंट हो रहे हैं। ये 5% था, मतलब साल भर में 5% लोग जो है एब्सेंट हो जा रहे हैं। 5% मतलब टोटल प्रोडक्टिविटी आप समझ लीजिए 365 डेज है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द हॉलीडेज, अगर समझ लीजिए 65 डेज हॉलीडे है, ठीक है, तो 300 दिन जो वर्किंग डे है, 300 वर्किंग डे में से भी 5% जो है टाइम जो है लोग जो है एब्सेंट हो जा रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है इससे। तो ये ऐसा क्यों? तो ऐसा इसको फाइंड अप करना था। और अलग अलग डिपार्टमेंट में टर्नओवर जो था वो अलग अलग हुआ करता था। और वर्कर्स को तो इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे थे कि आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो फिर वर्कर्स एब्सेंट क्यों हो रहे थे? तो बेसिकली इन्होंने जो है स्टडी किया, अपने बहुत सारे डिपार्टमेंट को स्टडी किया, उनके दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने ये पता किया कि वर्कर्स को जो है थकान लग रही है, वर्कर्स जो है थक जा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा। और उनको वो मतलब चाहते हैं कि उनको थोड़े दिन छुट्टी पे मिले, वेकेशन मिले, मतलब इस तरीके की चीज़ उनको चाहिए ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। तो ये पर्टिकुलर जो है उन्होंने जो है इस चीज़ को पता किया। और इसमें उन्होंने ऐसा ही पता नहीं कर लिया, इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा कि कितना टाइम पीरियड में उन्होंने छुट्टी ली, किस टाइम पे वो लोग काम कर रहे थे, कितने टाइम तक वो लोग काम कर रहे थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने देखकर जो है फिर फाइनली जो है उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला।
तो ये चीज़ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फाइंड की और ये सिर्फ शुरुआत थी, आगे चलकर आप सुनेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आज आप देखेंगे ना कि आज जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप देखेंगे कि वैकेशंस पे भेजा जाता है उनके एम्प्लॉयज़ को, 1 हफ्ता वैकेशन दी जाती है। अक्सर जो है मंथ के एंड में छुट्टी मिल जाती है, अपार्ट फ्रॉम वीकडेज और वीकेंड्स के अलावा और छुट्टी मिलती है। तो ये सब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पे बेस्ड है। मतलब आप अपने वर्कर्स को कितने अच्छे से डील कर रहे हो, कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, उतने अच्छे से वो काम करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्कर्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री में खड़े होकर जो है आपको सिर्फ छोटा-मोटा जो है असेंबलिंग करनी है या एक जैसा काम करना है। वर्कर्स को अपना इनोवेशन भी यूज़ करना पड़ता है और इनोवेशन कब वर्कर्स यूज़ कर पाएँगे जब वो थके हुए ना हो, उनको जो है रेस्ट मिल चुका हो और वो लोग जो है फ्रेश हो। तो इस वजह से जो है आपको देखने को मिलता है कि रिसर्च के अंदर जो है फाइंडिंग ये पता चलती है कि आपको जो है वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी फैक्टर्स आपको कुछ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी प्रोवाइड करने होंगे। अब समझते हैं हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोस्ट पॉपुलर एक्सपेरिमेंट था और इसके नाम के ऊपर ही, जो हॉथॉर्न के नाम के ऊपर ही अब जो है क्या कहते हैं, जब हम बोलते हैं नॉर्मल वर्ड्स में हॉथॉर्न यूज़ करते हैं तो मतलब हम जो है ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो है बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, कहानी से समझना, अगेन मैं कह रही हूँ। तो ये एक फर्म था, एक हॉथॉर्न प्लांट था वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी का, शिकागो में, मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है बहुत सारी अप्रोचेस को फॉलो कर रहा था, मतलब जो न्यू मॉडर्न अप्रोचेस आ रही थी, जैसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं, तो उन लोगों की सब थ्योरीज को फॉलो कर रहा था। बहुत सारे जो है वर्किंग आवर्स जो उन्होंने फिक्स रखा था, उसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे थे, एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखा था, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा टाइम आया 1920s के बाद से कि इसकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बढ़ नहीं रही थी, बल्कि थोड़ी सी कम हो चुकी थी और मॉडरेट हो चुकी थी। मतलब आपको देखने को मिलता है ना कि प्रोडक्टिविटी जो होती है एक टाइम पे आप देखेंगे इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, और एक टाइम पे जाके स्टैग्नेंट हो जा रही है, डिक्लाइनिंग हो जा रही है, मॉडरेट हो गई है प्रोडक्टिविटी। तो इसको आइडेंटिफाई उन्होंने किया कि ऐसा क्यों, और इसलिए वो लोग परेशान थे। तो इसलिए उन्होंने जो है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को जो है अप्रोच किया। देखिए यहाँ के जो लोग होते हैं स्पेशली यूएस वगैरह में, आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ को साइंटिफिक तरीके से साइंस के थ्रू जो है सॉल्व करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं और प्रॉपर स्टडीज़ के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं, अनलाइक इंडियन पीपल। अगर इंडिया में अगर कोई ऐसा प्लांट होता, ठीक है, तो क्या वो अप्रोच करते हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को या कोई भी जो है लीडिंग मैनेजमेंट कंपनीज जैसे कि आईआईएम? नहीं करते। अभी तो मैं 21st सेंचुरी की बात बता रही हूँ। उन्होंने 1920s के अंदर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को जो है अप्रोच किया। खैर वो एक अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये अप्रोच उनको जो उन्होंने जो है उनको अप्रोच किया और बोला कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, कि हमारा जो है प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो गई है, हमने तो सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई किए हैं, उस टाइम पे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी अपने पीक पे था, तो हमने तो सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई किए हैं, उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर एल्टन मियो और उनके जितने भी एसोसिएट्स थे उन्होंने सबने बोला कि चलो अब हम जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, एक्सपेरिमेंट सालों साल चलते हैं। इंटरेस्टिंगली ये जो एक्सपेरिमेंट्स जितने भी किए गए, इनमें सालों साल स्टडी की गई, उसके बाद जो है कंक्लूजन निकाला गया। तो एक्सपेरिमेंट क्या था? अलग-अलग एक्सपेरिमेंट किए गए। शुरुआत की गई ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट से, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने अगेन आपको कहा कहानी से समझना। इसमें क्या किया गया आपको पता है? 2 फीमेल वर्कर्स के ग्रुप को लिया गया, ठीक है? ये पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो कंपनी थी इसका काम क्या था। ये जो कंपनी थी जिसे हम कह रहे हैं हॉथॉर्न प्लांट, तो ये कंपनी जो है इसमें टेलीफोन असेंबल होते थे। मतलब ये टेलीफोन एक्सपोर्ट करती थी, टेलीफोन बनाती थी उस टाइम पर। तो टेलीफोन को जो है आपको देखने को मिलता है असेंबल करने के लिए दोनों ग्रुप ऑफ फीमेल वर्कर्स को अलग-अलग रूम में रखा गया, ठीक है? समझ लीजिए रूम ए एंड रूम बी, 2 अलग-अलग रूम है, दोनों में अलग-अलग जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, आपको पता है कभी भी अगर आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो आप एक हाइपोथेसिस लेते हैं अपने साथ, ठीक है? उसके अलावा जो होता है हम क्या लेते हैं, हमेशा एक कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंट जब भी आप कंडक्ट करेंगे तो एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है? तो कंट्रोल ग्रुप में आप जो कंडीशंस है उसको कंट्रोल करके रखेंगे, मतलब उसको कांस्टेंट रखेंगे, उसको चेंज नहीं करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें आप जो है चेंजेस लाएंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ये आप कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट अगर आपको बोला गया कि फोटोसिंथेसिस प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, 2 प्लांट्स लेंगे,
ठीक है, फोटोसिंथेसिस अगर सनलाइट के प्रेजेंस में होता है या नहीं होता है उसको प्रूव करना है। तो आप दो प्लांट्स लेंगे, एक को तो आप कॉन्स्टेंटली क्या करेंगे, इन सनलाइट रखेंगे, और एक प्लांट को आप क्या करेंगे, अंदर जाके जो है शेड में रख देंगे। तो इससे आप क्या प्रूव करेंगे कि जो प्लांट शेड में रखा हुआ है वो ग्रो नहीं करेगा। तो ये एक तरीके से आप क्या शो करेंगे कि एक मैंने कंट्रोल लिया हो, एक कंट्रोल ग्रुप है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। इससे आप किसी भी चीज़ को प्रूव करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया कि दो रूम लिए, एक रूम में एक ग्रुप ऑफ फीमेल वर्कर्स को रखा, वहाँ पर उनको टेलीफोन असेंबल करना था, और एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप था वो कंट्रोल ग्रुप था। अब ये इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट क्या है, तो इल्यूमिनेशन ये जैसे कि धूप है वैसा ही एक एक्सपेरिमेंट है। इसका कहने का मतलब ये है, उनको ये लगा कि जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स मतलब क्या होते हैं कि रूम में कितना टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कितनी है, लाइट कम है या ज़्यादा है, इसे हम कहते हैं फिजिकल फैक्टर्स। तो उन्होंने सोचा कि डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन, अब इल्यूमिनेशन क्या होता है पता है आपको, जितनी लाइट रूम में है, ठीक है, आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपके आसपास लाइट होती है, तो कभी लाइट कम रही, लाइट ज़्यादा रही, तो उससे आपकी पढ़ाई पे क्या अफेक्ट पड़ता है। तो वैसे ही उन्होंने सोचा कि मैं ये सोचता हूँ कि क्या टेलीफोन असेंबलिंग पे लाइट के बढ़ाने से क्या अफेक्ट पड़ेगा, मतलब हम लाइट अगर बढ़ाते जाएं तो क्या इससे जो है अफेक्ट पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला। स्टार्टिंग में उन्होंने जो एज्यूम किया था वो ये एज्यूम किया था, हाइपोथेसिस उनका क्या था, हाइपोथेसिस उनका ये था कि जितना लाइट हम बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ते जाएगी। अब भाई प्रोडक्टिविटी तो इंसान से बढ़ती है, लाइट से थोड़ी ना बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये उनका हाइपोथेसिस था जो बाद में जाके गलत प्रूफ हो जाता है, बाद में जाकर ये हाइपोथेसिस गलत प्रूफ हो जाता है। अब वो लोग करते क्या है ये समझते हैं हम। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि जो एक ग्रुप था, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, उसके अंदर कभी वो लाइट कम कर देते, ठीक है, कभी वो लाइट क्या करते, कम कर देते, रिड्यूस कर देते, कभी वो लाइट बढ़ा देते, ऐसा करते। उनके साथ ही पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन वो देखते कि उनके जो प्रोडक्टिविटी है वो जो है कांस्टेंट है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही है। जितना प्रोडक्टिविटी जो है ग्रुप ए की है, जो कंट्रोल ग्रुप है, मैंने आपको बताया एक कंट्रोल ग्रुप रहेगा, समझ लीजिए बी जो है कंट्रोल ग्रुप है और ए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। तो वो देखते कि जितनी प्रोडक्टिविटी बी कंट्रोल ग्रुप की है उतनी ही प्रोडक्टिविटी ए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की है, चाहे इसकी लाइट आप कम कर रहे हो या चाहे आप इसकी लाइट बढ़ा रहे हो। इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि लाइट इज नॉट अ बिग फैक्टर, ठीक है, मतलब ये जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझ में आई। अब आप खुद सोचिए, आप अपने रूम, आप अपनी पढ़ाई ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, आपके पेरेंट्स आपके रूम में पूरी लाइट ही लाइट लगा देंगे और कहेंगे चलो अब लाइट ज़्यादा लग गई, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्या, नहीं होने वाली है। तो इसलिए जो है वही चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलती है कि वो लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, बस एक टाइम ऐसा आता है जब वो लोग बहुत लाइट कम कर देते हैं, इतनी लाइट कम कर देते हैं कि मून लाइट मतलब आपको दिख ही नहीं रहा है, तो जब आपको दिख नहीं रहा है तो काम कैसे करोगे, तो तब थोड़ी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन उसके अलावा जो है आपको देखने को मिलता है कि प्रोडक्टिविटी जो है कांस्टेंट रहती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट होता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट है, इसमें लाइट कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, उसको 2 साल तक उन्होंने किया। और उसके अलावा सिर्फ यही नहीं कि लाइट कम ज़्यादा कर रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और एक्सपेरिमेंट की लाइट के अलावा। शुरुआत लाइट से की और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिफरेंट और एक्सपेरिमेंट करके इसमें पता की। फिर उन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट क्या किए, उन्होंने वेज पेमेंट का जो है चेंज करा, ठीक है, मतलब आपको जो है यहाँ पर समझ लीजिए एक यहाँ पर जो है ग्रुप है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है। अब यहाँ पर किसी को बताया नहीं जा रहा है कि भाई आपका जो है वेज कितना है और यहाँ पर बताया नहीं जा रहा है कि आपका वेज कितना है। तो इसके ग्रुप को जो है क्या कहते हैं बढ़ा दिया गया वेज पेमेंट, तो भी काम उतना ही चल रहा था, क्योंकि वेज बढ़ाने से थोड़ा ना काम ज़्यादा करने लग जाएगा कोई इंसान। वो बोलेगा ठीक है तुम बढ़ाओ, मैं तो काम उतना ही करूँगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ वर्क भी बढ़ाया गया तो भी काम उतना ही कर रहे थे। रूम टेम्परेचर को कम ज़्यादा करके देखा गया तो भी काम उतना ही कर रहे थे। ह्यूमिडिटी को देखा गया तो भी जो है उतना ही काम कर रहे थे। मतलब काम जो था वो कांस्टेंट था, उसमें जो है कोई चेंज नहीं आया। तो रिसर्चर्स ने ये बताया कि ये सब चीज़ें जो है जितनी भी फिजिकल फैक्टर्स है, मैंने आपको ये बताया, चाहे गर्मी पड़े, चाहे सर्दी पड़े, चाहे धूप निकले, बारिश हो, या फिर आप कुछ भी हो, लाइट हो नहीं हो, जिसे पढ़ना होता है वो पढ़ लेता है, जैसे नहीं पढ़ना होता वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहता है, एक दिन पहले एग्जाम के पहले जो है वो पढ़ाई करता है, ठीक है।
तो वो सब मैटर नहीं करता। तो उन्होंने यही देखा कि क्या मैटर कर रहा है, उन्होंने ये देखा कि मैनेजर और वर्कर्स के बीच में जो है कम्युनिकेशन अच्छा है, ये मैटर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब वर्कर्स को जो है डिवाइड किया गया 2 ग्रुप्स के अंदर, तो हर एक वर्कर को जो है इंडिविजुअल अटेंशन मिल रहा था। समझ लीजिए आपकी क्लास में जब टीचर आपको पढ़ाने आते हैं, तो आपको अच्छा लगता है जब टीचर आपकी तरफ देख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आपके जो है रिस्पॉन्सेज़ का जो है आंसर दे रहे हैं, आपसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्लास के बाद आपसे जो है अलग से जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। और जितना ज़्यादा आपको अटेंशन मिलता है, आपको उतना अच्छा लगता है ना? चाहे आपको टीचर्स का अटेंशन मिले, बिकॉज़ अभी तक के जो है स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में जो है आप इस तरीके के अटेंशन के जो है आदी हो चुके होंगे, इसलिए मैं वो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। बिकॉज़ जॉब तो अभी आपने नहीं की होगी, तो इसलिए जो है ये एग्ज़ाम्पल परफेक्ट है। तो जितना अटेंशन आपको मिलेगा, उतना ज़्यादा आप सोचेंगे कि मैं अच्छे से काम करूँ। तो वही चीज़ होती है इन केस ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर्स क्या चाहते हैं कि उनको इंक्रीज अटेंशन मिले बाय द मैनेजर, और उनकी तारीफ हो। ये सब चीज़ें फिर आगे चल कर आएगी कि अप्रिसिएशन, अवार्ड, अचीवमेंट्स, ये सब चीज़ें भी जो है इम्पोर्टेंट होती है। अब ये सारी चीज़ें करके इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट करके तो रिजल्ट कुछ समझ में नहीं आया। मतलब इल्यूमिनेशन से, फिजिकल फैक्टर से, टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप। अब यहाँ पर दूसरा स्टडी की गई, वो है रिले असेंबली स्टडी। ये बहुत इंटरेस्टिंग थी। इसमें फिर अगेन 2 गर्ल्स के ग्रुप लिए गए, ठीक है? कहानी ध्यान से समझना, यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं दी गई है, मैं ऐड करके बता रही हूँ आपको, मैंने जहाँ से रीडिंग की है बहुत सारी। तो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ग्रुप ए थी और एक ग्रुप बी था, ठीक है? अगेन गर्ल्स को लिया गया यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और यहाँ पर जो है आपको क्या देखने को मिलता है कि पहला हाइपोथेसिस, अलग अलग हाइपोथेसिस फॉर्म किए गए, ठीक है? और यहाँ पर आपको पहला हाइपोथेसिस क्या मिलता है कि इंडिविजुअल वेज एनहांसमेंट स्टिमुलेटेड इंक्रीज इन द आउटपुट। मतलब अगर हम एक इंसान का वेज बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उससे आउटपुट इंक्रीज होगा, ठीक है? ये एक जो है हाइपोथेसिस था। दूसरा आउटपुट ये था कि अगर हम सुपरविजन मेथड्स में इंक्रीज, मतलब सुपरविजन मेथड्स को अच्छी करेंगे, ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं इंक्रीज होगा आउटपुट। ये एक जो है पर्टिकुलरली हाइपोथेसिस था। एक और हाइपोथेसिस क्या था कि आपको देखने को मिलता है कि उन्होंने वर्क कंडीशंस को चेंज करने की कोशिश की, ठीक है? किसी को रेस्ट ज़्यादा दिया, किसी को मतलब खाने में कुछ अच्छी आइटम दी। जी हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ वो सब क्या है, मैं आपको डिटेल पॉइंट्स बताती हूँ उसके। तो सेकेंडली 2 और अलग अलग चीज़ें थी, ठीक है? तो दोनों में क्या अलग अलग बात थी? तो पहला जो ग्रुप था, ठीक है, पहले ग्रुप को इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान किया गया। मतलब आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो ये तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी थ्योरी थी, ठीक है? तो थोड़ा टाइम तक के तो आउटपुट इंप्रूव हुआ, जैसे कि मैं मेरे लिए काम कर रही हूँ। अब मैंने मेरे लिए काम करना है, मुझे पता है मुझे आज इतना पढ़ना है, जो भी करना है। तो मुझे ये पता है कि मुझे करना है, तो मैं मेरे लिए काम कर रही हूँ, लेकिन एक टाइम के बाद मैं थक जाऊँगी। तो वैसे ही एक टाइम के बाद जो है वो आउटपुट जो है कांस्टेंट हो जाता है। दूसरा ग्रुप जो है उसको क्या करा गया, उसको बोला गया कि नहीं, आपको जो है किस पे काम करना है, आपको जो है पूरा एक पर्टिकुलरली साथ में मिलके जो है काम करना है। तो उसमें भी प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ। 14 मंथ्स तक आपको देखने को मिलता है कि थोड़ा सा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ होता है। तो जो फर्स्ट हाइपोथेसिस था ये फेल हो जाता है। फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई वेज बढ़ाने से जो है कोई आउटपुट जो है नहीं बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा भी तो थोड़ा टाइम बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा। तो यही हो रहा था साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच से। तो ये फर्स्ट हाइपोथेसिस रॉन्ग प्रूफ हो जाता है। अब दूसरा आइडिया क्या था कि आपको सुपरविजन में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं, ठीक है? तो अब इसको पॉजिटिव चेंजेस किस तरीके से लाए गए? वर्किंग कंडीशंस को चेंज करके। वर्किंग कंडीशंस को थोड़ा रिलैक्स करा गया। और आपको पता है ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, जैसे 1927 से इसकी शुरुआत हुई और 1932 तक ये चलता है। मतलब मैंने आपको बताया ना, एक्सपेरिमेंट छोटे मोटे नहीं कर रहे हैं, सालों साल वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट के अंदर चीज़ें की। वो क्या की मैं आपको वो बताती हूँ। उन्होंने पहले तो फाइंडिंग्स क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। तो फाइंडिंग ये थी कि जो बेसिकली वेजेस पे सब कुछ डिपेंड नहीं करता है, सुपरविजन पे डिपेंड करता है। और सुपरविजन मतलब ऐसा नहीं कि आप पे कोई नज़र रख रहा है कि काम कर रहे हो या नहीं, वैसा वाला सुपरविजन नहीं, बहुत पॉजिटिव सुपरविजन उन्होंने डिज़ाइन किया। और उन्होंने कहा कि वर्कर जितना ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे उतना ज़्यादा ही अच्छे से काम करेंगे। तो मतलब आपको जो है अपने आप में क्या करना है, वर्किंग की कंडीशंस इंप्रूव करनी है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको आपका मन नहीं करता समझ लीजिए कॉलेज जाने का, अगर आपको बोला गया चलो आपको ये एक लेक्चर है बोरिंग सा, उससे पहले आपको जो है सूप दिया जाएगा, आपको जूस दिया जाएगा, आप पहुंच जाओगे बिल्कुल जल्दी से, ठीक है? तो वो बिल्कुल आप जो है क्या कहते हैं टाइम पे पहुंच जाओगे।
सिमिलरली बात यहाँ पर ये आती है कि वर्क के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारी वर्किंग कंडीशंस में चेंज लाया। ठीक है, वो क्या क्या चेंज लाया वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें क्या काम किया गया, इसमें ये काम किया गया आपको देखने को मिलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें अलग अलग मैंने आपको बताया ग्रुप तो फॉर्म कर लिए, ठीक है, ग्रुप फॉर्म कर लिए। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जो इंसेंटिव सिस्टम था वो इस तरीके से बनाया गया कि हर गर्ल की जो प्रोडक्टिविटी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर गर्ल की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती थी ऑन अदर 5। मतलब पहली बात तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी की गई कि गर्ल्स को जो है क्या कहते हैं, ये कहा गया कि आप अपने को वर्कर्स को चूज कर लीजिए, मतलब आपको जिसके साथ काम करना है आप उसके साथ चूज कर लीजिए और आप उनके साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद वो जो 5 गर्ल्स थी उनको कहा गया कि आपकी प्रोडक्टिविटी इस पर डिपेंड करती है कि आप आउटपुट कितना दे रही है एज अ ग्रुप। ठीक है, तो अब पांचों ने सोचा कि ठीक है अब मैं अगर थक गई तो थोड़ा दूसरा काम कर लेगा, तो एक दूसरे को मोटिवेट किया, तो इससे आप देखने को मिलता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई एज कम्पेयर टू इंडिविजुअलिज्म। मतलब इंडिविजुअल, मैं समझ लीजिए कोई काम कर रही हूँ बहुत थक गई, ठीक है, और मैंने आपको कहा चलो तुम काम कर लो, तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये कॉपरेशन से जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ना कि इंडिविजुअलिज्म से। दूसरा पॉइंट ये किया गया कि सुपरवाइजर जो है वो मतलब जो है गर्ल्स के साथ जो है काम करता था, कोई भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम आया तो उसके अंदर जो है वो उनको कंसल्ट करता था। सेकेंडली कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनको कंसल्ट किया जाता था और उनको कहा जाता था कि आपकी जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप एक्सप्रेस कर सकती हैं। और ये सब चीज़ें करने के बाद आपको देखने को मिलता है कि आपको मतलब गर्ल्स को ऐसा लगता है कि हाँ हम पॉजिटिवली जो है उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उनको इन्वॉल्वमेंट की जो फीलिंग आ रही थी उससे उन्होंने जो है काम करना और अच्छे से जो है शुरुआत की। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बताया रेस्ट पीरियड में भी चेंज किया गया। तो 2 5 मिनट के रेस्ट उनको मिलते थे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग सेशन में इंट्रोड्यूस मिले थे। ठीक है, और वो 5 मिनट के रेस्ट को उन्होंने 10 मिनट का रेस्ट कर दिया। अब देखिए 5 मिनट के अगर आपको बोलेंगे कॉलेज के अंदर कि आपको जो है क्या कहते हैं 5 मिनट का रेस्ट मिलेगा, तो 5 मिनट में क्या करेंगे? ठीक है, 5 मिनट तो आप कुछ नहीं कर सकते। 10 मिनट का रेस्ट आपको देंगे तो चलो ठीक है आप कुछ रिलैक्स कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ गई। ठीक है, अब तो क्या हो रहा है आपको पता है, अगर आप कॉर्पोरेट्स में देखें तो मतलब आफ्टरनून नैप का भी सिस्टम निकाला जा रहा है। मतलब आप ऑफिस में आए हैं तो आप जो है दोपहर में खाना खाइए और थोड़ी देर सो जाइए 1 घंटा आराम से, उसके बाद उठ के काम कर लेना, तो प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ती है। अगर आपने घर पे कभी देखा होगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक के, और अगर आप दोपहर में सो गए और फिर आप उठते हैं और फिर आपकी और अच्छी से पढ़ाई होती है। कहने का मतलब ये है कि रेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो रेस्ट जब आप करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। उसके बाद एक और टेस्ट किया गया कि रेस्ट पीरियड को क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, 5 मिनट कर दिया गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई। मतलब 5 मिनट के 4 जो है 5 मिनट के 4 जो है ब्रेक दे दिए गए, तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। तो बोले कि बार बार हमको परेशान कर रहे हो वर्क में से, मतलब ज़्यादा भी आपको ब्रेक नहीं लेना है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, अगर आप सोचेंगे चलो मैं 20 मिनट पढ़ाई करती हूँ, 5 मिनट और रेस्ट लूंगी, फिर 5 मिनट और रेस्ट लूंगी, तो फिर वो रिदम जो है टूट जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं हमको इतना रेस्ट नहीं चाहिए, आप थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रेस्ट दे दो, लेकिन 1 बार या 2 बार दो बस। एक और चीज़ जो करी गई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि वर्किंग आवर्स के अंदर भी चेंज लाया गया। इट मीन्स दैट कि इसमें क्या किया गया पता है आपको, उसमें कहा गया कि आप जो है क्या कर सकते हो, मतलब आपका जो एक तो सैटरडे के दिन आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, सैटरडे के दिन छुट्टी मिल जाएगी, सैटरडे के दिन आपको काम नहीं करना है। दूसरा आइडिया ये बोला कि आपको जो है 1 घंटा कम काम करना है। पहले तो जैसे कि 4:30 मतलब पहले 5 बजे घर जाना पड़ता था, तो 5 बजे घर जाने के बदले 4:30 बजे आपको घर भेज देंगे, फिर बाद में जाकर 4 बजे उनको घर भेजने लग गए। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लग गई। सोचिए आप कम काम आप सोचते हैं ना, कभी होता है ना कि अगर आपको 1 2 क्लासेस अटेंड करनी होती है, आप बड़े फ्रेश होते हो, अच्छे से अटेंड करते हो, लेकिन कभी ज़्यादा क्लासेस अटेंड करनी होती है तो आप क्या होते हो, कहीं ना कहीं जो है बोर हो जाते हो कि नहीं भाई मुझे नहीं करनी क्लास इतनी सारी अटेंड। तो यही जो है पॉइंट जो है आपको देखने को मिलता है, और यही चीज़ उनके साथ जो है एक्सपेरिमेंट करके बताई गई। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होगी। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि जब आप ह्यूमन रिलेशन, एक ह्यूमन को कंफर्टेबल फील करवाओगे और ह्यूमन को जो है कहीं ना कहीं ये फील करवाओगे कि वो उस पर्टिकुलर जगह का पार्ट है, तो वो जो है अच्छे से काम करेगा। एक पॉइंट जो यहाँ पर रह गया, मैं वो कवर करना रह गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो नंबर ऑफ रेस्ट है, नंबर ऑफ रेस्ट जितना आपको मिल रहा है वो जो है
मतलब कम कर दिया गया। जैसे कि पहले समझ लीजिए आधा घंटा मिलता था तो उसको कम कर दिया गया, 10 मिनट्स कर दिया गया। लेकिन सुबह जो है आपको कॉफ़ी या सूप भी मिला था साथ में सैंडविच के साथ, और शाम में जो है आपको स्नैक्स भी दिया जा रहा था। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो यही जो है आपको देखने को मिलता है कि अगर जब आप सोचते हैं इस सब चीज़ों के बारे में, तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। जैसे समझ लीजिए कभी आपका मूड बहुत अच्छा है तो आप ज़्यादा काम कर लेते हैं, और कभी आपका मूड जो है ख़राब है तो आपसे कुछ भी काम नहीं होता, आपको लगता है नहीं कुछ करना ही नहीं है। तो ये उनका मूड इन्हेंसमेंट के लिए ये सब चीज़ें जो है करी गई थी। तो आई होप आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो समझ में आ गया होगा। एक और एक्सपेरिमेंट और स्टडी जो है मयो और उनकी टीम ने जो है कंडक्ट की, ठीक है। एल्टन मियो और उनकी टीम जो है उन्होंने ये एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया बिटवीन 1928 टू 1931, और ये ह्यूमन एटीट्यूड और सेंटिमेंट से रिलेटेड था। इसमें उन्होंने जो है 21,000 वर्कर्स का जो है इंटरव्यू लिया और कहा कि आपको क्या लगता है कि वर्किंग कंडीशन को किस तरीके से आपको जो है इम्प्रूव करना चाहिए। तो उन्होंने अपने अपने सजेशन दिए। तो कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू से आपको देखने को मिला कि एक तो आप देख पाएंगे कि जो वर्कर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये आप जो है वर्कर्स से सुनेंगे तो और ज़्यादा जो है अच्छी आपको जो है प्रॉपर नॉलेज मिलेगी, प्राइमरी डेटा आपको जो है मिलेगा। सेकेंडली आपको जो है एक और फ़ायदा मिलेगा कि वर्कर्स का जो है मॉरल बूस्ट होगा कि हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो सुनी जा रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में आपको देखने को मिलता है कि वर्कर्स की फीलिंग को समझा गया, उनकी बातों को सुना गया, और फिर उनके सॉल्यूशंस को जो है निकाला गया। तो इससे जो है वर्कर्स को बहुत अच्छा लगा कि भाई हम लोगों के बारे में जो है बातें की जा रही है, और हम लोगों से जो है कहीं ना कहीं जो है इनपुट लिया जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में। इस स्टडी से हमें जो है 3 चीज़ें समझ में आई। एक तो ये कि जब हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वर्कर्स से, तो वर्कर्स को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने भी जो है मैनेजर के डिसीजन मेकिंग में जो है पार्ट लिया, तो इनको इक्वालिटी की जो है फीलिंग आई। और आपको एक और चीज़ देखने को मिलता है कि इससे वर्क एनवायरनमेंट जो है अच्छा हो गया, और वर्कर्स जो है और ज़्यादा डेडिकेशन से काम करने लग गए। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि जो मैनेजर्स है और सुपरवाइज़र है, वो कहीं न कहीं जब उन्होंने उनकी प्रॉब्लम सुनी वर्कर्स की, तो उनको जो है थोड़ा-सा मतलब वो रिस्पॉन्सिबल फ़ील करने लग गए थे। पहले मैंने आपको बताया था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती थी? वर्कर्स को दी जा रही है। अब मैनेजर्स और सुपरवाइज़र को लगा कि भई हमारी भी गलती है, हमको थोड़ा-सा इनके साथ जो है स्ट्रिक्ट नहीं बल्कि थोड़ा-सा हमें अच्छे से इनके साथ रहना चाहिए था। थर्ड प्रॉब्लम ये थी, थर्ड जो है कंक्लूजन निकल कर आया, वो ये था कि हमें जो है उनकी जो रियल प्रॉब्लम्स है जो वर्कर्स की, जब हम उनको समझेंगे, जब उनकी बातें सुनेंगे, जब उनकी प्रॉब्लम्स के फीलिंग्स को समझेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो इससे हमको देखने को मिलता है कि हम जो है उनसे बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। और इसमें आप ये देखेंगे कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी सुन लेना है, जो प्रॉब्लम है उनको वो आप जो है उसमें सुन लेंगे, जो भी प्रॉब्लम उनको जो है काम करने से रोक रही है फैक्ट्री के अंदर, वो प्रॉब्लम आप सुन लेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट से आपको फिर मैंने बताया, ये एक्सपेरिमेंट भी करीबन 3 साल तक जो है चलता है, 1928 से लेकर 1931 तक के, और 21,000 वर्कर्स का जो है इंटरव्यू होता है। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट होता है, द बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन स्टडी। ये 1 साल तक होती है। अब ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान से समझना। इसमें ये होता है कि 14 मैन को लिया जाता है, ठीक है। इसमें 9 जो है वायरर्स थे, 3 सोल्जर्स थे, और सोल्जर्स मतलब जो सोल्जरिंग करते हैं, 2 इंस्पेक्टर्स थे। अब इनको एक काम दिया गया था, वायरिंग जॉब था इनको जो है, मतलब एक तरीके से जो है टेलीफोन कंपनी थी, तो टेलीफोन कंपनी के अंदर जो है इनको टेलीफोन जो है असेंबल करने थे, और इनको उनकी वायरिंग भी करनी थी। तो अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, जितने भी मैंने आपको बताया एल्टन मियो ने, इनको जो है एक इंसेंटिव प्लान दिया, ठीक है। इंसेंटिव प्लान मैंने आपको बताया था कि आप इतना टारगेट पूरा करेंगे, क्योंकि वो लोग सब साथ में काम कर रहे थे, तो एक ग्रुप था उनका, ठीक है। मैं आपको बहुत ध्यान से समझा रही हूँ, ध्यान से समझना इसको। तो उनको उन्होंने टारगेट दिया कि आप लोग जो है मिलकर, अगर आपने 10,000 रुपये मतलब 10,000 समझ लीजिए यूनिट, मैं आपको सिर्फ एक फिक्शियस नंबर बता रही हूँ, 10,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस करे अगर, तो आपको जो है हम इंसेंटिव देंगे, समझ लीजिए 1 लाख रुपए, ठीक है। एक तरीके से इसको समझ लीजिए। तो ये उनको जो है इंसेंटिव कहा गया। तो आपको मतलब ग्रुप का जो आउटपुट है वो टोटल कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपए, मतलब आपको 10,000 होना चाहिए, तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, और जिसने जितना किया है उसको उतना शेयर मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने जो है 45% काम किया, तो उसको ये 1 लाख का जो है क्या मिलेगा, 45,000 रुपीज़ मिलेंगे, और बाकी सब लोगों को बाकी जितने भी पैसे हैं वो सब मिलेंगे, जितना उसने परसेंटेज शेयर किया होगा उस पर्टिकुलर काम में, ठीक है। तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि आपको टारगेट पूरा करना है, और इसमें तो आपको कोऑपरेशन के साथ काम कर लेना चाहिए, और आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो फाइनल प्रोडक्टिविटी होगी उसमें आपका जितना शेयर होगा आपको उतना पैसा मिल जाएगा। तो ये लोगों ने सोचा, लेकिन ऐसा हुआ इनफैक्ट कि इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुई, इससे प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई।
तो ऐसा कैसे हुआ, ये बाद में जो है उन्होंने पता किया। तो अब हुआ क्या कि प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, बाद में जाकर उन्होंने पता किया, तो उन्होंने पता किया कि सब लोगों ने मिलकर जो है ना आपस में प्लानिंग कर ली थी। मतलब होता है ना, कभी कभी आप लोग क्या करते हो, टीचर्स क्लास करते जा रही है, आप कभी कभी क्या करते हो, मिलते हो, बोलते चलो मास बंक कर लेते हैं। वैसा ही उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने आपस में इनफॉर्मल कंसेंसस बना दिया कि भाई हमें क्या करना है, एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ आउटपुट रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है बढ़ाने की। क्योंकि उनको शक था। क्यों शक था, उनको लग रहा था कि अगर हमने ज़्यादा जो है, अगर हम उनको ऐसा लगा, उनको एक डिस्ट्रस्ट था मैनेजमेंट में, मतलब उनको भरोसा नहीं था कि अगर हमने काम ज़्यादा कर लिया तो नेक्स्ट टाइम से हो सकता है कि इसको स्टैंडर्ड रेट वो मान ले और कहे कि आपको इतना ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो काम किया था तो तुमको इतना ही काम करना पड़ेगा। और हो सकता है किसी ने कम काम किया हम में से तो उसको फायर भी कर दे। तो इस तरीके का उनको जो है टेंशन लगा कि ये शायद हो सकता है एक ट्रैप हो हमारे लिए। तो इसलिए उन्होंने जो है वर्क ना ही जो है डिक्रीज किया प्रोडक्शन और ना ही इंक्रीज किया उस स्टैंडर्ड से जो उन्होंने फिक्स कर दिया था। उन्होंने बोला हम इतना ही काम करेंगे, उतना फिक्स कर लेते हैं, उससे ज़्यादा काम करना नहीं है, ठीक है। मतलब सबका काम कितना होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए, और टारगेट कोई फुलफिल नहीं करना है। समझ लीजिए 1 लाख 10,000 का टारगेट दिया गया है, लेकिन हमने सोच लिया है कि हमको 5,000 ही प्रोड्यूस करना है, तो बस 5,000 ही करना है, कोई ज़रूरत नहीं है 10,000 प्रोड्यूस करने की। ये उन्होंने कॉमन कंसेंसस अपने अंदर बना दिया। और ये चीज़ बाद में जब उन्होंने रिसर्च की तो उनको पता चला कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने जो है ये भी बताया, आपस में उन लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि करना क्या है पता है, आपको ज़्यादा काम नहीं करना है। अगर कोई ज़्यादा काम करेगा तो हो सकता है कि वो जो है बाद में जाकर उसका रेट कम कर दिया जाए और उससे ज़्यादा काम करवाया जाए। बहुत कम काम भी नहीं करना है, पता चला ज़्यादा कम बहुत कम काम कर देगा तो फिर है ना, क्या कहते हैं, दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि हमें थोड़ा एक एवरेज टारगेट भी अचीव करना है, सबको जो है काम करना चाहिए। उसके बाद कुछ भी अगर फेलो वर्कर कर रहा है खराब, तो आप जो है ना सुपरवाइजर को मत बोलना, अपन अपने उसमें डील कर लेंगे। होता है ना, फ्रेंड्स लोग ऐसे करते हैं कि आपस में मिलके कुछ काम कर रहे हैं तो कभी जाके टीचर को नहीं कहेंगे कि वो कोई काम नहीं कर रहा है, इस तरीके से नहीं कहेंगे। और कोई सोशल डिस्टेंस नहीं करना है, और है ना हमको जो है एक नॉर्मल तरीके से जो है काम करना है। तो इस तरीके से उन लोगों ने एक ग्रुप में जो है चीज़ें डिसाइड कर ली। और एल्टन मियो का फिर ये कंक्लूजन निकला कि इस तरीके का जो ग्रुप में जब चीज़ें लोग डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद जो है उन्होंने जो है अपने आप में जो है ये डिसाइड कर लिया कि हमें किस तरीके से काम करना है, इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा ग्रुप फोर्सेस कहते हैं। तो ये इस तरीके की फोर्सेस एग्जिस्ट करती है एक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर लोग जो है इनफॉर्मल तरीके से अपने आप में जो है डिस्कशन कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्टिविटी को जो है फ्रेम करते हैं, प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो ये इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हुए और इसके बाद जो है कुछ फाइंडिंग्स निकल कर आती है, और बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी कि क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ इनफॉर्मल चीज़ें जो चल रही है उसके तरफ भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। एक वर्कर सेटिस्फाइड है या नहीं, वो खुश है या नहीं, वो मैनेजर के साथ कैसा रिलेशनशिप शेयर करता है, क्या उसको वहाँ पर काम करने में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं, क्या वो खुश है। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेक्स देकर उनको टेस्ट किया गया, सुबह नाश्ते में जूस दिया गया, शाम में उनको कुछ और प्रोवाइड किया गया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपको देकर चेक करा जाएगा कि क्या ह्यूमन फैक्टर्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग दी प्रोडक्टिविटी। ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने जब फाइंड आउट की तो उसके बाद उन्होंने कुछ जो है फाइंडिंग्स लिखी, और ये फाइंडिंग्स कुछ इस तरीके की है। पहली फाइंडिंग थी सोशल फैक्टर्स। तो वो कहते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी रहेगी, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि ऑफिशियल का नॉर्म्स कैसे है या फिर वहाँ के सुपरवाइजर्स कैसे हैं। इस पे डिपेंड करता है कि उनके आपसी रिलेशनशिप कैसे है, क्योंकि वो लोग जो है वर्कर्स जो है अपने आप में ह्यूमंस है, कोई मशीन के जो है कोई पार्ट नहीं है कि वो लोग जो है बस ऐसे ही घिसते चले जाएंगे और कुछ बोलेंगे नहीं। तो सोशल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोशल फैक्टर्स में आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे उनको टी ब्रेक दीजिए, चाहे उनको लंच ब्रेक दीजिए, चाहे उनको लीजर टाइम दीजिए, हॉलीडे दीजिए, जल्दी घर जाने दीजिए, या कोई भी आप जो है आपस में एक्टिविटीज़ करवाइए, ये सब सोशल फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो सोशल फैक्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस में। सेकेंडली ग्रुप इन्फ्लुएंस। तो उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में लोग अकेले नहीं काम करते। जैसे कि आपने सोचा होगा ना कि जैसे कि समझते हैं, अगर आप कोई ऐसे कॉलेज में स्टडी कर रहे होते जहाँ पर आपको जो है पीयर ग्रुप जो मिलता आपका, वहाँ पर आपको कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, आपके फ्रेंड्स जो है बहुत ज़्यादा जो है ऐसे ही घूम रहे फिर रहे, आप भी उनके साथ ऐसे ही करोगे। अगर आपको एक स्टडी ग्रुप ऐसा मिला जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, आप भी जो है स्टडी करोगे। तो ग्रुप का जो है इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल पे। तो वैसे
ही एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स इंडिविजुअली एक्ट नहीं करते, बट ग्रुप जो है उनके ऊपर प्रेशर डालता है, इंडिविजुअल बिहेवियर को जो है वो कहीं ना कहीं अल्टर करता है। और यही उनकी फाइंडिंग थी कि ग्रुप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कभी कभी ग्रुप ने अगर सोच लिया कि नहीं हमें जो है काम कम ही करना है, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि वो लोग काम कम ही करेंगे। तो ये इनफॉर्मल ग्रुप्स को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड थिंग है रिवॉर्ड एंड सैंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी कि नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स जो है, मैंने आपको बताया जिसको हम नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी कह सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सोशल रिवॉर्ड्स। मैंने आपको फिर बताया कि आज के टाइम पे कॉरपोरेट्स में आपको देखने को मिलता है, बोला जाता है कि जो जिसने ये डील क्रैक कर ली उसके नाम पे ऊपर पार्टी करेंगे, उसको अवार्ड देंगे, जिसने इतना टारगेट अचीव किया उसको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। आप खुद सोचिए, एक 250 रुपये या 300 रुपये की ट्रॉफी पकड़ा देने से इंसान, जैसे कि स्टेज पे आप खड़े और आपको बुलाकर कोई ट्रॉफी पकड़ा देगा, सब लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, ठीक है, आपको सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, तो इंसान ज़्यादा खुश होता है एज कंपैरिजन टू कि अगर उसको 10,000 रुपये भी इंसेंटिव में मिल जाए, उससे कई ज़्यादा खुश होता है एक ह्यूमन जब उसको क्या कहते हैं सोशल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स मिलते हैं। उसमें फ़ायदा किसका है? कंपनी का ही है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रिवॉर्ड्स एंड सैंक्शंस जो है ज़्यादा, रिवॉर्ड्स एंड सैंक्शंस नॉन मॉनेटरी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मॉनेटरी इंसेंटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी। मैंने आपको फिर बताया कि कंपनी के लिए क्या सस्ता पड़ेगा। कंपनी क्या करेगी, एक पार्टी अरेंज कर देगी, वहाँ पर सब लोग बुलाएगी और टाइटल्स दे देगी कि ये बेस्ट एम्प्लॉय है, ये हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, ये स्मार्ट वर्किंग एम्प्लॉय है, और लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है, उनको पैसे भी नहीं देना पड़ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपको जो है सोशल टाइटल्स, बिकॉज ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है, उसको आपको आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी, आपको सम्मान किया जाएगा, आपको अवार्ड मिलेगा, तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी डेफिनेटली, इंस्टीड ऑफ कि आपको सिर्फ थोड़ा बहुत बैंक अकाउंट में पैसा मिल गया, उससे कहीं ज़्यादा खुशी आपको जो है इन सब चीज़ों से मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है सुपरविजन से रिलेटेड। तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप काम कर रहे हैं, तो लोगों को, जैसे कि आपने देखा होगा, अक्सर आपने कभी ग्रुप में काम किया होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर आप लोग ग्रुप में काम कर रहे हो और आप जो है लीडर हो, तो आप लीडर हो, या फिर समझ लीजिए आपके कोई लीडर है, आपका कोई लीडर है और आपको जो है ऑर्डर देते जा रहा है, आपके साथ का ही है, आपको ऑर्डर दे रहा है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये करके ला लेना, वो करके ला लेना, तो आप जो है काम करोगे क्या? बोलोगे मैं नहीं करने वाला, जो करना है कर लो, ठीक है, या फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, आप पूछोगे कि बहुत भाव खा रहा है ये, तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि सुपरविजन में आपको क्या करना है कि जो वर्कर्स है उनको भी आपको जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना है, और साथ साथ जो है आपको उनको डिस्कशन में भी इन्वॉल्व करना है, और साथ साथ उनको कंसल्ट भी करना है, और कम्युनिकेशन अच्छे से करना है, ताकि वो लोग को ऐसा लगे कि वो लोग भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। आप उनको सिर्फ फैसला नहीं सुनाना है, आपको जो है डिसीजन मेकिंग का उनको पार्ट भी रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसलिए आप देखेंगे आज के टाइम पे लीडरशिप को क्या कहा जाता है कि लीडरशिप मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ सुना दोगे कि क्या करना है। लीडरशिप मतलब ये कि दूसरों से आप ओपिनियन मांगोगे, फिर आप बहुत पोलाइटली कहोगे नहीं मुझे ऐसा लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है सुपरविजन बहुत जो है इनफॉर्मल तरीके से करना चाहिए, ना कि ऐसा लगना चाहिए कि ये कोई बॉस है या कोई हिटलर है जो हमें परेशान कर रहा है। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। देखिए कोई डिसीजन चेंज हो गया एंड टाइम पे, या कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया और आपको जो है इन्फॉर्म नहीं किया गया, आपको थोड़ा बुरा लगेगा ना कि मिसकम्युनिकेशन जब क्रिएट हो जाता है, चाहे फ्रेंड्स में हो, चाहे टीचर्स में हो, चाहे किसी भी बीच में आपको देखने को मिलता है, जब मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। तो जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसके बारे में ये भी बताइए कि हमने डिसीजन क्यों लिया है, वर्कर्स को इन्वॉल्व करिए और उनको बताइए कि आपके आपके भले के लिए हमने डिसीजन लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर टीचर्स जो है आपको जो है पढ़ा रहे हैं और एंड टाइम पे उन्होंने जो है आपका टाइम टेबल चेंज कर दिया या कुछ और किया, और आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा ऐसा सा है, और आपको जो है इसका रीज़न नहीं बताया, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, आप अपने ऊपर लेकर सोचेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। एक कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाता है, इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से जो है आप देखेंगे कि एटीट्यूड, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है शेप होते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि चेस्टर वन बर्नार्ड, उन्होंने भी जो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में बहुत ज़्यादा जो है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। बाद में जाकर उन्होंने एक वर्क पब्लिश किया था द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इन 1938।
तो उन्होंने वहाँ पर जो है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताई थी। तो उन्होंने भी जो है इससे मतलब होता है ना, जैसे कि आपने देखा कि लिबरल के स्कॉलर एक ही तो नहीं है, जैसे लॉक ने शुरू की, बट लिबरलिज्म को लिबरलिज्म के और लिबर्टी के फाउंडर माना जाता है लॉक को। तो उनके बाद बहुत सारी राइटिंग्स आई, तो वो सब भी लिबरल स्कॉलर्स होते हैं। वैसे ये भी जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्कॉलर है, जो है कहीं ना कहीं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को प्रोपोगेट करते हैं। वो बात करते हैं पहली चीज़ कि ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेटिव सिस्टम होना चाहिए, आपस में जो है कोऑपरेशन होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सब इंडिविजुअलिज्म से काम करेंगे तो एक फैक्ट्री में काम नहीं चलेगा। एक कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि मैं ऊपर डिस्कशन किया गया कि जो इनफॉर्मल वर्कर्स के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वैसे ही आप क्लास में जब आपके स्टूडेंट्स के बीच में जो पीयर ग्रुप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्टडीज़। अगर आप लोग जो है आपस में स्टडी ग्रुप बनाकर जो है एक्चुअल स्टडी करेंगे, तो आपको जो है ज़्यादा इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी। तो वैसे ही जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में। दूसरी बात करते हैं कंसेंट थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। कंसेंट मतलब ये कि जब कोई भी इंसान, कोई भी अथॉरिटी जब रहे और जब वो कोई डिसीजन सुनाए, तो उसके जो सबऑर्डिनेट्स है जिसको डिसीजन सुनाए जा रहे हैं, उसको जो है कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर डिसीजन में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है और अपनी विलिंगनेस देने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो है पर्टिकुलरली जब टीचर्स कोई फैसला ले, तो आपसे जब डिस्कस करके आपका कंसेंट लेकर जब लेंगे, तो आपको जो है अच्छा लगेगा। और इसलिए जो है आपको जो है ये चीज़ जो है आपको हमेशा माइंड में रखनी है कि जब भी आप भी लीडरशिप रोल पे रहे, तो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो इन्फीरियर्स हैं, उनसे आप डिस्कशन करके फिर आप उनसे कंसेंट लेके एक जो है डिसीजन को सुनाएं। लेकिन इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी है। जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ आपके ग्रुप मेंबर्स अगर अच्छे नहीं है, तो उनके लिए उन्होंने बताया कि इंटेलिजिबिलिटी भी होना चाहिए। उसके बाद वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई नहीं नहीं हम करेंगे नहीं, इस तरीके का जो है उनका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। पर्सनल इंटरेस्ट भी उनके फुलफिल होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट भी फुलफिल होना चाहिए। और साथ साथ जो है वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सबको खुश करो। तो कुछ लोगों को जो है थोड़ा सा कहीं न कहीं फिज़िकल एंड मेंटल एबिलिटी थोड़ा सा एक्सपांड करके आपके डिसीजन के साथ उनको एग्री करना होगा। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट उन्होंने ये बताया, इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन मतलब जितना ज़्यादा आप इंड्यूसमेंट लाओगे, मतलब जितना ज़्यादा आप जो है वर्कर का जो है सेटिस्फेक्शन लेवल जो है बढ़ा, मतलब आपको अगर वर्कर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे आप? इंसेंटिव्स के थ्रू। इंसेंटिव्स मैंने आपको बताया, मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी, दोनों इंसेंटिव्स जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। जितना ज़्यादा आप ये इंक्रीज करते जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आपको जो है अचीव होगा। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए। और उसके बाद लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक कम्युनिकेशन हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपको देखने को मिलता है कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो हम देखते हैं कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि बाकी सारे अप्रोचेस के कंपैरिजन में ये अप्रोच ने कहीं ना कहीं एक हॉलिस्टिक व्यू लिया ह्यूमन का। क्योंकि पहले की जितनी भी अप्रोचेस थी वो वर्कर को कैसा ट्रीट कर रही थी? मशीन के जैसा ट्रीट कर रही थी। ये वर्कर्स क्या है? मशीन है, उनको ये काम करना है, बता दो और बस। लेकिन इन्होंने क्या किया, वर्कर को जो है ह्यूमन के एस्पेक्ट में जो है देखने की कोशिश की। और इन्होंने ये भी समझा सेकेंडली कि हर वर्कर की एक थ्योरी होती है, एक वे ऑफ लाइफ, एक जीने का तरीका, एक कल्चर। तो वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम देखेंगे ना कि आज के टाइम पे आप देखेंगे कि वर्कर्स के लिए जो है अलग अलग जो है टाइम पीरियड पे जब अलग अलग फेस्टिवल्स लोग अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सब सेलिब्रेशन भी होते हैं। ईद पे ईद, होली पे होली, दिवाली पे दिवाली, ठीक है, क्रिसमस पे क्रिसमस। तो इस तरीके से सेलिब्रेशन होते हैं ताकि वर्कर्स को ऐसा लगे कि वो लोग भी जो है उनके कल्चर का जो है रिस्पेक्ट की जा रही है, उनका जिस तरीके का सोचने का तरीका है उनको जो है रिस्पेक्ट दी जा रही है। और उनको उस टाइम पे जो है दिवाली का बोनस, ये सब चीज़ें भी जो है आपको देखने को मिलता है। ये सब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का पार्ट है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी फैक्टर्स। एक और बात यह है कि इनफॉर्मल ग्रुप्स यानी कि जिस तरीके से लोग आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ ये है कि अगर वर्कर्स को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगे, कि उनको ऐसा लगे कि हम जो है इस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, जिसको हम सोशल सॉलिडेरिटी कहते हैं। ठीक है, हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं, हम जाएंगे तो कल कोई दूसरा आ जाएगा। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है।
ठीक है, आपको ये स्पेशल फील करवाना, आपको ये अटेंशन देना, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो यही चीज़ पे जो है फोकस किया गया। फिफ्थ जो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के अंदर आपको देखने को मिलता है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। अब देखिए पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई डिसीजन लेना है तो वर्कर्स को उसमें इन्वॉल्व करो। वैसे ही जब आपके स्कूल में कॉलेज में कोई डिसीजन लेना है तो आपको इन्वॉल्वमेंट जो है आपका होना चाहिए, ताकि आपको भी जो है एक ऐसा लगे कि आप भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच थी। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन रिलेशन किस तरीके से अलग थी क्लासिकल थ्योरी से। तो अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्लासिकल थ्योरी से किस तरीके से जो है अलग थी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को जो है न्यू क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपको देखने को मिलता है कि इसमें फोकस कहाँ पर है हमारा। हमारा फोकस पूरा का पूरा ये है कि कहीं ना कहीं जो है जो पार्ट जो है ह्यूमन का जो पार्ट है जो क्लासिकल थ्योरीज में कवर नहीं था, उसको जो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में लेकर आया जाए। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि उसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से देखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पर जो है इंडिविजुअल्स भी एग्जिस्ट करते हैं और इनफॉर्मल ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ने जो है समझी। तो इसी के साथ ये फाइनल अप्रोच, मतलब ये जो है क्लासिकल अप्रोच से बहुत ज़्यादा अलग थी, क्योंकि क्लासिकल अप्रोच कहीं ना कहीं जो है सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस कर रही थी, और जो है आपको देखने को मिलता है कि इनफॉर्मल ग्रुप पे उनका ध्यान नहीं गया। लेकिन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है इनफॉर्मल ग्रुप की इंपॉर्टेंस को भी समझने लग गई। अब इसके जो है इवैल्यूएशन जब इसका हुआ, इवैल्यूएशन जब होता है किसी भी चीज़ का, तो इसके क्रिटिसिज्म भी बाहर आएंगे। इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए। पहला क्रिटिसिज्म ये आया कि जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया गया उसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट कमिंग है। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ गर्ल्स को लिया गया था, 5 गर्ल्स को लिया गया था, और उसके पहले जो है कुछ वेमेन को लिया गया था, अलग अलग ग्रुप में रखा गया था, ठीक है। फिर उनको इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर जो है गर्ल्स के साथ बहुत सारा अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया सोशल बिहेवियर चेंज करके। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब एक कैरी है, कैरी क्या बताते हैं कि ये जो है इनफ नहीं है, मतलब इनफ नहीं है, मतलब आपने कुछ ग्रुप ऑफ गर्ल्स को ले लिया और उसमें जो है क्या कहते हैं आपने जो है उनको जो है कुछ कुछ दे दिया, ये जो है साइंटिफिक नहीं है। मतलब आपने जो है सैंपल साइज जो है वो सही नहीं ली। आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे आपको एक्सपेरिमेंट करना था, इतने से लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके आप जो है इसको जो है कहीं ना कहीं प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइंटिफिक मतलब इससे जो है साइंटिफिक बेसिस फॉर्म नहीं होता है। और जब साइंटिफिक बेसिस होता ही नहीं है तो मतलब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। इंस्टीड ऑफ दैट ये जो कैरी है वो क्या सपोर्ट करते हैं कि जो पुरानी थ्योरी थी जिसमें मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे वो ज़्यादा अच्छी थी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ना कि ये जो नई थ्योरी है वो। ठीक है, तो ऐसा जो है इसका एक क्रिटिसिज्म निकल कर आता है। सेकंड जो है पीटर एफ ड्रकर भी इसको क्रिटिक करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें इकोनॉमिक डायमेंशन को तो कंसिडर किया ही नहीं गया है, सब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात की जा रही है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया आज के टाइम पे इसका क्रिटिसिज्म भी आप देखते हैं, आपको देखने को मिलेगा। अब आप खुद समझिए, आपको जो है कोई पर्टिकुलर आज के टाइम पे आप थोड़े से होशियार हो चुके हैं, ठीक है। आपको जो है स्कूल टाइम पे क्या होता था कि आपको सर्टिफिकेट्स मिलते थे जब आप कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट देते थे, कोई मॉनिटरी इंसेंटिव नहीं मिलता होगा मोस्टली स्कूल्स में, मुझे जहाँ तक पता है। तो ये चीज़ होती थी, तो भी आप पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जब आप कॉलेज में आ गए हैं तब आप देखेंगे हर जगह आपको मॉनिटरी इंसेंटिव दिखेंगे कि आपको ये चीज़ के लिए इतना कैश प्राइस, उतना कैश प्राइस। तो मॉनिटरी इंसेंटिव, क्योंकि आज के टाइम पे आपको सिर्फ सर्टिफिकेट देंगे तो आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं मैं नहीं कर रहा पार्टिसिपेट। लेकिन अब मॉनिटरी इंसेंटिव भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो पीटर एफ ड्रकर यही बताते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ नॉन इकोनॉमिक चीज़ों पे फोकस किया है। इकोनॉमिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉनिटरी इंसेंटिव तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चीज़ तो आपने इग्नोर ही कर दी, क्योंकि वर्कर काम ही किसके लिए कर रहा है, इसलिए थोड़ा ना काम कर रहा है कि उसको रिस्पेक्ट मिले इसलिए मिले, वो पैसे के लिए तो काम कर रहा है। तो फिर वो चीज़ आपने जो है पूरी तरीके से इग्नोर कर दी है। इसको और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो ये पर्टिकुलर थ्योरी है ये यूनियंस के खिलाफ है। मतलब इसमें यूनियन का तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है रोल ही नहीं है। और ये मैनेजमेंट थ्योरी है, मैनेजमेंट थ्योरी है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ट्रेड यूनियंस का काम क्या होता है, यही काम होता है कि वर्कर्स की प्रॉब्लम को सुने और फिर कलेक्टिवली जो है मैनेजमेंट को अप्रोच करे। अगर सारा प्रॉब्लम जो है अंदर ऑर्गेनाइजेशन के सॉल्व हो जाएगा तो ये यूनियन फॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस अप्रोच को क्या बताया गया, एंटी यूनियन बताया गया, और इसलिए जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। क्योंकि अगर इस तरीके की अप्रोच आती है तो कहीं ना कहीं वर्कर्स को जो है मैनिपुलेट कर दिया जाएगा अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन के, और वो लोग ट्रेड यूनियन फॉर्म ही नहीं करेंगे। और बेसिकली जो है कुछ मार्क्सिस्ट लोग भी जो है इसलिए इसको डेफिनेटली क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि इसमें जो है फाइनली प्रोडक्टिविटी किसकी बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई तो जा रही है प्रोडक्टिविटी मैनेजर्स की, बस थोड़ा बहुत मीठी मीठी बातें कर ली जा रही है और उनको बेवकूफ़ बना दिया जा रहा है।
तो इसलिए ये हॉथॉर्न रिसर्चर्स को मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स क्या कहते हैं, काओ सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट ये भी कहते हैं कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करना जहाँ पर मैनेजर और इतना प्यारा रिलेशनशिप हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये यूटोपिक है या फिर यूटोपियन है, जो भी आप कहना चाहो। चौथा पॉइंट ये है कि इसका बेसिकली आपको देखने को मिलता है कि इसका इंस्पिरेशन जो है वो क्लासिकल थ्योरी से आता है, वो कहते हैं, और कोई इसमें साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो हम आ चुके हैं कंक्लूजन पे, आए हो आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, सारे एक्सपेरिमेंट समझ में आए हो, इसका आपको जो है आपको क्रिटिसिज्म समझ में आया हो। अब जब हम पहुंच चुके हैं कंक्लूजन पे, तो हम समझते हैं कि कोई भी थ्योरी परफेक्ट तो होती नहीं है, तभी तो एक थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी आएगी उस थ्योरी को जो है पूरा करने के लिए। तो कोई थ्योरी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि इसमें ह्यूमन के एस्पेक्ट पे जो है फोकस किया गया, और बाद में जाकर जो है बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया, जैसे कि डुग्लास मैकग्रेगर, अब्राहम मैस्लो, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, क्राइस एगरिस। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे कि आज भी जो है ये जो बेसिकली जिस तरीके की जितने भी उन्होंने सिस्टम दिए, जितने भी आइडियाज़ दिए, ये आज भी जो है फॉलो हो रहे हैं, आज भी जो है फॉलो हो रहे हैं, और आज भी फॉलो होने के बाद इसमें और ज़्यादा स्कोप है कि इसको आप जो है और ज़्यादा डेवलप कर सको। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। आई होप आपको जो है ये पर्टिकुलर जो है पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो। बहुत इजी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आई होप आपको इजी लग रहा हो, अगर आप मेरे से स्टार्टिंग से मेरे साथ बने होंगे और सारी वीडियोस आप देखते आ रहे हैं तो आपके लिए ईजी होगा। नेक्स्ट हमारी अप्रोच होने वाली है रैशनल डिसीजन मेकिंग बाय हर्बर्ट साइमन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।